हेलो एवरीवन, हाजिर आपके सामने फिर से एक और नया चैप्टर लेकर के, जो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर राष्ट्र आय और संबंधित समुच्चय। ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो मैं पहले आपसे उम्मीद करूँगा कि आप पहले वो चैप्टर देखें। हमारे चैनल पर इस पर वीडियो डली हुई है, अगर आप उससे देखना चाहें उससे देखें, वरना आप चाहें तो बुक की रीडिंग लगाएं या फिर कहीं से पहले उस चैप्टर को कवर करें, देन इस चैप्टर को समझिएगा। अगर आपने उस चैप्टर को अभी तक नहीं समझा है तो आपको इस वीडियो को लीव कर देना चाहिए, कि आपको इसमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके अंदर से हमारे न्यूमेरिकल पार्ट इस चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा आता है। जो हमारे न्यूमेरिकल पार्ट इस यूनिट का आएगा उसके अंदर इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय। हम इसमें जानेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें अलग अलग तरीके से हमारे राष्ट्रीय आय को कैसे बदला जाता है, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। मतलब राष्ट्रीय आय होती क्या है ना। हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय, लेकिन राष्ट्रीय आय है क्या। तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें तीन बातों को ध्यान में रखना है कि टाइम पीरियड एक साल का है, सामान्य निवासी और कारक आय। अब ये सब क्या है हमारे एक देश के अंदर। ठीक है, देश में जो भी लोग रहते हैं, अगर वो हमारे देश के सामान्य निवासी मतलब हमारे देश के नागरिक हैं और एक साल में वो जितना ही पैसा कमा रहे हैं, उन सबके पैसों को अगर हम जोड़ दें, उनकी जो इनकम है उसको अगर हम जोड़ दें तो उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर हमारे एरिया में पूरे देश में 500 लोग रहते हैं और हर व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, तो उन 500 लोगों के 100 रुपये को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कुछ 50,000 का एक नंबर निकल के सामने आएगा कि पूरे 500 लोगों ने 100 रुपये कमा करके पूरा 50,000 रुपये कमाए, तो 50,000 रुपये हमारी क्या होगी, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय को जब हम जोड़ देते हैं, उसका कुल जोड़ निकालते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, और ये चीज़ एक साल के दौरान की जाती है। ठीक है, अब इस चीज़ में दो बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि जो हमारी इनकम है वो हमारी फैक्टर इनकम होनी चाहिए, यानी कि कारक आय होनी चाहिए, कोई दूसरी आय इसमें नहीं आ सकती। ठीक है, और सामान्य निवासी का होना ज़रूरी है, जिसकी हम आय को जोड़ रहे हैं उसका सामान्य निवासी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सब क्या है, कारक आय क्या होती है और सामान्य निवासी क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो कारक आय क्या है, हमने अच्छे से पढ़ा था कि हमारे उत्पादन के कारक होते हैं। क्या होते हैं हमारे उत्पादन के कारक, एक होता है हमारा श्रम, ठीक है, ज़मीन, पूंजी और एंटरप्रेन्योर, जो हमारा उद्यमशील होता है, उद्यमवृत्ति होती है। ठीक है, वो ये सब क्या है, ये उत्पादन के कारक हैं, ये उत्पादन में काम आते हैं, इनके बगैर हम उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, हमें ज़मीन चाहिए, हमें लोगों की मेहनत चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें, प्राकृतिक संसाधन चाहिए, तो वो सब हम इस्तेमाल करेंगे एक किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए। और इन चीज़ों को जब लेके आएंगे तो इसके बदले में हमें कुछ भुगतान करना होता है। जैसे हमने श्रमिक का इस्तेमाल करके हमने श्रम लिया, ठीक है, तो हमें उसको वेतन देना होगा, कर्मचारियों को पारिश्रमिक देना होगा। हमने किसी से ज़मीन ली या फिर कोई प्राकृतिक संसाधन लिया, ठीक है, तो उसको हमें किराया या फिर लगान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने किसी से पूंजी ली या फिर हम मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट, ब्याज देना पड़ता है। और जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो अपने प्रॉफिट के लिए कार्य करता है। तो लोगों को जो ये फैक्टर मिल रहे हैं, फैक्टर ऑफ इनकम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो उनको पुरस्कार मिल रहा है, इसे हम कारक आय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल से डेफिनेशन है कि कारक आय उत्पादक इकाइयों, फर्मों द्वारा परिवार उत्पादन के कारकों के स्वामी, क्योंकि उत्पादन के जो कारक है उनका मालिकाना परिवार के पास होता है। तो फर्म जब इनको इस्तेमाल करती हैं तो परिवार को, यानी कि उनके स्वामियों को, उनकी सेवा के बदले में क्या देती है, भुगतान करती है, और उस भुगतान को हम कारक आय कहते हैं। कारक आय को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, दूसरी कोई आय को हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। अब आता है हमारा टॉपिक हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय और कारक आय बहुत अलग है, इनमें डिफरेंस है काफ़ी। हम हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ सकते। अब हस्तांतरण आय है क्या, इसको समझना जरूरी है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। हस्तांतरण आय तो ये है क्या, ठीक है, ये कारक आय से एकदम भिन्न है। ठीक है,
जो कारक आय है हस्तांतरण आय से एकदम भिन्न है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हस्तांतरण आय हमारी क्या क्या हो सकती है? किसी ने हमें मदद की पैसा दे करके, चंदा दिया, ठीक है, डोनेशन यानी कि चैरिटी दी, है ना, किसी को दान किया, ये सब क्या है? ये सब हमारे हस्तांतरण आय हैं। अब मन में अंदाजा तो लग गया होगा कि हस्तांतरण आय क्या है। तो वह आय जो हमने कमाई ना हो, ठीक है, जो एक तरफा हो, इसको हम हस्तांतरण आय कहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी से पैसे की मदद ले रहे हैं, अब वो पैसा हमारे पास आया, तो वो हमारे कोई कारक आय नहीं है, वो हमारी हस्तांतरण आय है। हमें पैसा तो मिला लेकिन हमें वो कमाया नहीं है, वो हमारा अनअर्जित आय है, ठीक है। और इस आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। सामान्य निवासी कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट। तो सामान्य निवासी होने के लिए दो चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है कि व्यक्ति उसी देश में रहता हो और उसकी आर्थिक रुचि उसी देश में हो। मतलब सामान्य निवासी होने के लिए हम किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो उसमें हम सामान्य निवासियों को ही आय को जोड़ना पसंद करते हैं, सामान्य निवासियों की आय को ही जोड़ा जाता है, ठीक है। और सामान्य निवासी की आय हम जब ही लेंगे जब वो सामान्य निवासी कब होगा? जब वो 1 साल से अधिक हमारे देश में रह रहा हो। पहली कंडीशन क्या है? उस व्यक्ति का हमारे देश में 1 साल से ज़्यादा समय रहते हुए हो गया हो, ठीक है। दूसरा, वो व्यक्ति उस देश में आर्थिक रुचि रखता हो। आर्थिक रुचि का मतलब क्या है? वह अपना उत्पादन, उपभोग, निवेश जैसी सारी आर्थिक क्रियाएं उसी देश के अंदर करता हो, ठीक है। खाना, खर्चा, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट, जो उसका कंजप्शन है, वो सारा उसी देश में होना चाहिए। इसी को हम आर्थिक रुचि कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रुचि हमारे देश में रखता है या फिर किसी देश में रखता है और उस देश में वो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है तो उस जगह का सामान्य निवासी कहलाएगा। अगर कोई भारत का व्यक्ति दूसरे देश में जा कर के 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और वहाँ पे अपनी आर्थिक रुचि दिखा रहा है तो वो भारत का सामान्य नागरिक ना हो करके अब वो उस देश का सामान्य नागरिक है। और अगर कोई विदेश का कोई व्यक्ति आ करके यहाँ पे रह रहा है, कोई अमेरिका से, कोई ब्रिटेन से, कोई फ्रांस से, कोई कहीं से, इंग्लैंड से, कहीं से भी आके हमारे देश में रह रहा है, उसने 1 साल से ज़्यादा समय बिता दिया है और वह अपनी आर्थिक रुचि इस देश में रखता है तो वो हमारे देश का सामान्य निवासी कहलाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय के अंदर सामान्य निवासी का होना जरूरी है और कारक आय का होना जरूरी है। और जब सामान्य निवासी अपनी कारक आय को अर्जित करेंगे, कमाएंगे, और जब हम उसको पूरा जोड़ेंगे 1 साल के दौरान तो वो हमारी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। इतना सा कंसेप्ट समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता हमारा घरेलू आय। हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय और एक है हमारा ये घरेलू आय, ठीक है। तो समष्टि स्तर पर एक बड़े लेवल पे हम इनकम को 2 अवधारणा के रूप में जानते हैं, ठीक है। एक है हमारा राष्ट्रीय, ठीक है, और एक है हमारा घरेलू, ठीक है। जब हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ते हैं तो हम इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। जब हम इसे घरेलू रूप से अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं तो हम इसे घरेलू आय कहते हैं। जब इसकी घरेलू अवधारणा के रूप में से प्रयोग करते हैं तो हम इसे घरेलू आय कहते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है, ठीक है। इसके अंदर घरेलू आय के अंदर भी कारक आय का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बस एक ही डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है कि घरेलू आय के अंदर देश की सीमा को देखा जाता है, ना कि सामान्य निवासी को। अगर कोई व्यक्ति देश की घरेलू सीमा के अंदर रह कर के आय अर्जित करता है तो उसको घरेलू आय में जोड़ा जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह सामान्य निवासी है या नहीं। वहीं हमने राष्ट्रीय आय में क्या देखा कि सामान्य निवासी होना ज़रूरी है, चाहे वो हमारे देश की सीमा के अंदर हो या ना हो। आया बात समझ में? तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है कि घरेलू आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है। तो घरेलू आय एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित या फिर अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है, ठीक है, चाहे वो सामान्य निवासी द्वारा कमाई गई हो या गैर सामान्य निवासी द्वारा, ठीक है। और राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है, चाहे वो देश की सीमा के अंदर कमाई गई हो या बाहर, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, घरेलू सीमा क्या होती है ना? हमने ये देख लिया कि घरेलू सीमा के अंदर या फिर उसके अंतर्गत हमारा क्या होना चाहिए? आय का सृजन होना चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन घरेलू सीमा क्या है, ठीक है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार एक आर्थिक सीमा एक सरकार द्वारा नियंत्रित की गई भौगोलिक सीमा को कहते हैं, जिसके अंदर
व्यक्ति वस्तु पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रचालित होते हैं। मतलब एक ऐसी सीमा जिसके अंदर हमारा व्यक्ति, पूंजी, वस्तु बिना किसी रोक टोक प्रचालित हो सके, अभी आ जा सके, सिंपल भाषा में कहें आ जा सके, ठीक है, बिना किसी की परमिशन के, ठीक है। हमारे देश की परमिशन होनी चाहिए, हमारे देश की सरकार की परमिशन होनी चाहिए, किसी दूसरे देश की परमिशन हमें लेने की जरूरत ना पड़े। उस सीमा को हम अपनी आर्थिक सीमा कहते हैं, ठीक है। हमारे देश की जो सीमा है वो हमारे आर्थिक सीमा कहलाएगी, घरेलू सीमा के अंतर्गत ही आएगा, और इस सीमा में जो उत्पादन होगा वो हमारी घरेलू आय में आकलन किया जाएगा। आए बात समझ में? कुछ बिंदु का ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे देश में कुछ दूतावास यानी कि एम्बेसी हैं, जैसे अमेरिका की एम्बेसी होती है ना, रशियन एम्बेसी होती है। जिसको एम्बेसी नहीं पता क्या होती है, तो प्रत्येक देश का एक एजेंसी के रूप में हमारे देश में एक एम्बेसी होती है जो कि उस देश को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और अगर हमें उस देश में जाना है तो हमें एम्बेसी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अगर हम अमेरिका जाना चाहते हैं, पहले हमें भारत की एम्बेसी में जा करके वहाँ से वीज़ा लेना होगा। वीज़ा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो इस तरह की एम्बेसी होती हैं। तो उस एम्बेसी पे किसका हक है? जिस देश के अंदर वो एम्बेसी है या फिर वो जिस देश की एम्बेसी है। जैसे भारत में अमेरिका की है, रशिया की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, चाइना की, पाकिस्तान की भी एम्बेसी है, ठीक है। तो उस एम्बेसी पे क्या भारत की सीमा को, उस एमएनसी को क्या भारत की सीमा माना जाएगा या फिर दूसरे देश की? तो सिंपल आंसर है, वो भारत की सीमा नहीं है। भारत के लोग बिना अमेरिकी सरकार के परमिशन के वहाँ पे कोई भी अपने मन से कोई क्रिया नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे अपने मन की कोई भी वस्तु कुछ भी नहीं बेच सकते, है ना। तो भारत के अंदर खुली हुई एम्बेसी यानी कि दूतावास जो है वो भारत की सीमा के अंतर्गत नहीं आती। लेकिन जो विदेशों में भारत की एम्बेसी, जैसे अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, रशिया में इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, हमारा इजराइल के अंदर इंडियन एम्बेसी है, तो वो एम्बेसी जो भारत की हैं, बेशक वो दूसरे देशों में है, उनकी सीमा भारतीय कहलाएगी। है बस समझ में? क्लियर है इतना? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें एक पॉइंट और ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग राष्ट्रीय आय से घरेलू आय पे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। हमने भी राष्ट्रीय आय को समझा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है ना। तो राष्ट्रीय आय से घरेलू आय पे हम जंप कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। उस अगर डिफरेंस को हम हटा दें तो हम राष्ट्रीय आय को घरेलू आय तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे है? अगर हमारे पास राष्ट्रीय आय है तो हमें उसके अंदर से कुछ नहीं करना होता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में हम NFIA इसके नाम से जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में माइनस करेंगे NFIA, उसके बाद हमें घरेलू आय प्राप्त होती है। यानी कि नेशनल इनकम में से जब हम NFIA को माइनस करते हैं तो हमें डोमेस्टिक इनकम प्राप्त होती है। अच्छा, अब NFIA क्या है? हमने भी पढ़ा कि हमारे देश में जो सामान्य निवासी हैं वो कमा रहे हैं और विदेशी भी कमा रहे हैं, तो हम घरेलू आय में उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमारे देश के अंदर जो लोग हैं वो विदेशों में जा कर के पैसा कमा रहे हैं। विदेशों में जा कर के हमारे नागरिकों द्वारा जो पैसा कमाया गया है उसमें से हम माइनस करेंगे हमारे देश के अंदर निवासियों द्वारा कमाया गया पैसा। हमें क्या मिलेगा? NFIA। और सिंपल समझाते हैं, सपोज़ करो हमारे यहाँ के 10 लोग जो ग्रुप A के हैं वो विदेशों में जा कर के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। वो हमारे देश के लोग हैं लेकिन वो कहाँ जाके पैसा कमा रहे हैं? विदेशों के अंदर, ठीक है। तो वो ग्रुप A के 10 लोग गए, भारत में आकर के 5 ब्रिटेन से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको हमने B मान लिया, B फॉर ब्रिटेन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय में हमारे कौन शामिल है? खाली हमारे सामान्य निवासी, है ना। घरेलू आय में क्या होता है? दोनों को शामिल करना होता है। तो हमने क्या करा, पहले हमारे देश के लोग जो बाहर जाके पैसा कमा के आए यानी कि A को रखा, ठीक है। हमने माइनस कर दिया B को, ठीक है। जो ब्रिटेन के लोग हमारे देश में आकर के पैसा कमा रहे हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ? NFIA, ठीक है, विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसे प्राप्त करने के बाद में अगर हम राष्ट्रीय आय में से इसको माइनस करते हैं तो हम घरेलू आय पे जाते हैं
और अगर हम घरेलू आय में इसको प्लस करते हैं तो हम किस पे आते हैं, तो हम नेशनल इनकम पे आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब यहाँ पे नीचे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, हमने खाली घरेलू आय का फॉर्मूला लिखा है, इसको आप बोर्ड मास का इस्तेमाल करके इसको उल्टा करके आप घरेलू आय का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय का फॉर्मूला यही रहेगा, इसको चेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है, खाली आपको इसको आप बोर्ड मास का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय घरेलू आय को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर को हम आगे अगले पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज हम यहीं तक पढ़ेंगे कि घरेलू आय घरेलू उत्पाद के बराबर होता है कैसे। हम इसमें समझने वाले घरेलू आय घरेलू उत्पाद के बराबर कैसे है। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब हम कोई उत्पाद बना रहे हैं तो उसके अंदर हमारा क्या क्या लग रहा है, श्रम, ठीक है, पूंजी, हमारा लैंड यानी कि ज़मीन, हमारा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसके बदले हम लोगों को पैसा देते हैं, है ना। कोई भी सामान बनता है तो इसके बदले हमें लोगों को क्या देना होता है, पैसा। इसमें जो श्रम का पैसा लगा, पूंजी का पैसा लगा, ज़मीन का पैसा लगा और जो एंटरप्रेन्योर को अपना प्रॉफिट या लाभ चाहिए, ठीक है, उसी के बेस पे हमारा उत्पादन का जो प्राइस है ना, जो उसकी कीमत है वो सेट होती है। क्यों? क्योंकि वो हमने पैसा किसी को दिया है ना, वो हमें किसी को देना है, श्रम के बदले में भुगतान करना होगा, पूंजी का भुगतान करना होगा, प्रॉफिट चाहिए अपने एंटरप्रेन्योर को, तो इसलिए उस वस्तु का कोई मात्रा आती है, उसकी कोई प्राइस आता है और वही प्राइस हम लोगों को दे चुके हैं, वो लोगों की इनकम भी है। सिंपल सी बात है। एक और आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आप दुकान पे साबुन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, आपका साबुन 10 रुपये का है, आपने 10 रुपये से पे किए, तो 10 रुपये में से वो किसी न किसी की इनकम होगी, साबुन बनाने वाले की इनकम होगी, साबुन को जो सामान लगा है उसको बेचने वाले की इनकम होगी, ठीक है, उसको पैक करने वाले की इनकम होगी, उसका जो साबुन की कंपनी का मालिक है उसकी इनकम होगी। तो ये 10 रुपये किसी की इनकम भी है और ये उत्पाद का मूल्य भी है, तो इसको हम बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो आय तथा घरेलू उत्पाद की अवधारणा में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में दोनों शब्द एक दूसरे के समरूप हैं, क्योंकि सभी उत्पादन अंततः कारक आयों में परिवर्तन हो जाता है। जो हमारा सारा उत्पादन है आखिरकार एक इनकम बन जाता है। तो हम घरेलू आय बराबर घरेलू उत्पाद लिख सकते हैं। और साथ ही हमने भी समीकरण पढ़ा, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय बराबर राष्ट्रीय आय। इसको हम अगर ऐसे लिखें, घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय बराबर राष्ट्रीय आय, तो इनमें कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों समान है। ठीक है, तो इस वीडियो का आज हम यही रोकते हैं। कल इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कुछ और राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ बातें। ठीक है, और कल इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।